अब आप सोचिए कि क्या आप मकान बनवा सकते हैं? आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले, 14 साल पहले इंडिया की शासनकाल था। उस समय दोस्तों छोटे छोटे लोग, ऑफिस के चपरासी, छोटी किराना दुकान वाले, चाय दुकान वाले, पान दुकान वाले, इन लोगों ने भी शहर में 800 1000 फुट जमीन लेकर के उस पर मकान बनवाए हैं। 2 कमरे 3 कमरे के मकान बनवाए हैं। आज 2 3 कमरे का मकान शहर में बनवाना, ये कितने लोगों की बस की बात अब रह गई है। तो ये स्थिति बन गई है। सोना हर विवाह में, चाहे साधारण लोग भी हैं, 1 2 तोला सोना चाहिए, 3 तोला सोना चाहिए, जैसा मैंने कहा। ये क्या अभी खरीदने की स्थिति में आप हैं? कहाँ आ गए आप? इसके अलावा मैं जैसे अभी बता रहा था कि मैं 15 20 किलो सेब खाया करता था। आम के मौसम में खाता था 40 50 किलो आम। मुझे दुगने मिलना चाहिए। 40 किलो सेब 120 रुपये किलो, 100 रुपये किलो, 80 रुपये किलो। दोस्तों, ये बड़ी अजीब चीज़ आप लोग देख रहे होंगे। जब फसल आती है तो कोई भी चीज़ एकदम सस्ती रहती है, फिर धीरे 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 उसका रेट बढ़ता जाता है। अभी उल्टा होता है। सेब आया 120 रुपये किलो, इसलिए नहीं कि वहाँ पे कुछ लोग खरीदने वाले खरीद चुके, बेचने वाले बेच चुके। किसान के पास नहीं है, अभी अभी दूसरे लोगों के पास में है। ये सेब आपको 120 रुपये किलो मिलेगा, फिर 100 रुपये किलो मिलेगा, फिर 80 रुपये किलो मिलेगा, फिर उसके 60 रुपये जब पूरी उसकी दुर्दशा कोल्ड स्टोरेज में हो जाती है। जब देखा आप, चलो ये तो 20 25 रुपये किसान सब खरीद के लाए हैं, अब 60 50 जो मिलता है दे दो, तब ये गोदामों से बाहर आए आपको मिलेगा। ये अर्थव्यवस्था है कि किसान कहाँ है, जिसने इसे पैदा किया, और जो खरीदने वाला ग्राहक कहाँ है, इन दोनों के बीच का कौन खा रहा है। ये स्थितियाँ बनी हैं। अब दोस्तों, अब हम लोग ये देखते हैं कि और क्या एक बड़ी अजीब चीज़ है। अभी जैसे मैं कह रहा था कि रेड सिग्नल, मेरे दोस्त मजाक करते हैं, मुझसे पूछते हैं और कहते हैं यार तो मजाक मत किया करो। क्योंकि मैं कहता हूँ कि जो रेड सिग्नल, मतलब ये जो पंजा है कांग्रेस का, ये क्या कहता है? रुको, हमारे आदमी जाएंगे, तुम लोग रुके रहो, जहाँ हो वहीं रहो। जो पंजा है, रो रुको, वहीं रहो, वहीं बने रहो। हमारे जो, या हमारे पाले हुए, या हमारे अ, बाहर से समर्थन देने वाले, या हमारे अंदर से समर्थन देने वाले, इनके लिए हम रास्ते बनाते रहेंगे। जो साइकिल पे आ रहे हैं, पहले हाथी पे आ रहे हैं, बेचारे लालटेन लेके चल रहे हैं, इन लोगों को हम निकलने देंगे, आप वहीं रहोगे। दोस्तों, ये साइकिल चलाने वाले लोगों ने एक अत्याचार किया, एक दुर्गा नागपाल आई एस अफसर के साथ। मैंने अभी जो कहा था कि मीडिया मीडिया क्या होता है, कहाँ गया वो मीडिया? दुर्गा नागपाल का मामला कहाँ चला गया? रॉबर्ट वाड्रा का मामला कहाँ चला गया? ये सब जो है, ये दुर्गा नागपाल हो चाहे कोई भी हो, इनके साथ में यदि इनके जो गिरोह और गिरोह से संबंधित गिरोह हो, इन लोगों को सारी सुविधाएं हैं, बाकी जो जहां हो वहीं खड़े रहो। अब दोस्तों, वैसे ही बहुत लंबा हो चुका है। अब एक तो मैं कोशिश तो मेरी रहेगी, मैं थोड़े समय में सहारा उसका दूं। दोस्तों, ये जो बात शुरू में मैंने की थी कि लोगों के यदि श्रम का कहीं पर भी उपयोग होता है, प्रकृति से संयोग होता है, तो उससे वो चीज़ें बने, वो जो धनोपार्जन होता है, धन किसी के पास में आता है, किसी के पास कुछ अपने खर्चों के बाद बच रहा है, या जो भविष्य को देखते हुए बचत करता है, तो ये जो पैसा है, ये पत्थर नहीं बनना चाहिए, ये अनुपयोगी मकान नहीं बनना चाहिए, सोना नहीं बन जाना चाहिए। सोना भी दोस्तों, सोना भी पत्थर है, एक दूसरे प्रकार का पत्थर है, पिघलने वाला पत्थर है। अगर आप उसके सारे कणों को जोड़ो तो एक पत्थर बन जाता है, मिट्टी बन जाती है। सोना मिट्टी है, तो अपने पैसे की मिट्टी बन रही है, देश के पैसे की मिट्टी बन रही है। तो ये उचित नहीं है। ये पैसा नए उद्योगों में लगना चाहिए। और उद्योग कब लगेंगे दोस्तों? जब अनुकूल परिस्थितियां हो,
जब उद्योग लगने के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं वो उपलब्ध हों। हमारा ध्यान अब होना चाहिए कि जो कृषि क्षेत्र से में जो सरप्लस हो रही है, जो वहाँ की जनसंख्या जन बढ़ रही है और ग्रामीण क्षेत्रों के लोग जो वहाँ से उनको पलायन करना पड़ सकता है अगले 15-20 साल में, और 5 से 7 करोड़ परिवार जो शहर में आने वाले हैं या कस्बों में पहुँचने वाले हैं, इन लोगों को कुछ काम मिले। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट किया जाए, जिसे कहा जाता है एम्प्लॉयबिलिटी, यानी वो रोजगार देने के लायक बने। दोस्तों, अनस्किल्ड वर्कर के बहुत गिने चुने कार्य हैं और अनस्किल्ड वर्कर को समाज की दुनिया में कहीं पर भी सिर्फ इतना ही पैसा देता है कि बस उसके जो जो अंदर जो पखेरु प्राण पखेरु हैं उड़ भर ना जाए, सिर्फ ये शरीर और वो जो पंछी रहता है इस शरीर के अंदर वो पंछी मिला रहे, बस इतना ही मिलता है अनस्किल्ड वर्कर को, चाहे कैसी भी परिस्थितियां रहेंगी। पैसा जीने लायक जो अच्छी परिस्थितियां जो बनती हैं वो तब जब किसी व्यक्ति के अंदर कोई कौशल होता है, तो इस कौशल का विकास किया जाए, जिसे कहा जाता है मानव संसाधन विकास। कोई अमेरिका की यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए हमें आईटीआई चाहिए। दोस्तों, आईटीआई बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और अभी तो कुछ ऐसे नए प्रस्ताव थे जैसे गुजरात में प्रयोग किया गया, और भी जगह हैं तमिलनाडु वगैरह यहाँ पे प्रयास हुए हैं, महाराष्ट्र में भी हुआ है कि ये जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है ये एक सफ़ेद हाथी न बने सरकार के, कि इसमें पैसा खर्च हो रहा है, आईटीआई में जो पैसे खर्च हो रहे हैं वो पैसा जो है वो अपने आदमियों को वहाँ पे प्रिंसिपल बना के बैठा देना और बिना मतलब की मशीनें खरीद लेना, दलाली खाना उसकी, फिर उन मशीनों का क्या हो रहा कोई मतलब नहीं, उनको कोई सीखने वाले की ज़रूरत है कि नहीं, एक आकलन करना कि कितने हम लोगों को, कौन से लोग व्यवसाय करने वाले चाहिए, ट्रेड कहते हैं जिसे आईटीआई में, उसका पूरा आकलन हो और तेज़ी से लाया जाए। दोस्तों, चीन में हर साल 50 लाख लोगों को स्किल डेवलपमेंट किया जा रहा है। वहाँ पर 3600 उच्च स्तरीय आईटीआई है, 3600। हमारे देश में उच्च स्तरीय 500 हैं, और जो उच्च स्तरीय हमारे देश के हैं उनको जरा जाकर के वहाँ हालत देखिए उन आईटीआई का क्या हाल है। बीच में भी बोला गया इसमें कमिश्नर लेवल के आईएएस अफसर्स की पोस्टिंग की गई कि इनकी हालत सुधरे, लेकिन नहीं सुधरेगी, क्योंकि वहाँ आने वाला ये सोच रहा है कि भाई अगर ठीक हम काम सीख लेते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा है। उद्योग बढ़े, उद्योगों को जितनी आवश्यकता है उतने लोगों को प्रशिक्षित किया जाए और वो काम के आदमी बने, जिससे उनकी जीवन स्तर ऊंचा के लिए जितने धन की आवश्यकता है उतना पैसा मिले। और दोस्तों, बहुत सारे कार्य हैं जो अच्छे, जिनकी बुद्धि ईश्वर की अच्छी देन है, प्रकृति ने उनको अच्छी बुद्धि दी है और महत्वाकांक्षी हैं। ये डॉक्टर बनने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है 5 साल 6 साल 7 साल तक आप इसको रखें। साधारण जो रोज जो एक्यूट जो डिसीजेस थोड़े दिन के लिए होती हैं, 2 दिन 4 दिन 6 दिन, लेकिन कष्ट देती हैं आदमी को, उस कष्ट से रिलीफ पर करना कोई बड़ा गंभीर रोग उनको नहीं है। ऐसे लोगों के लिए जिसे चाइना में कहा जाता है बेयर फुटेड डॉक्टर, ये तो माओ सेतुंग के समय से उन्होंने शुरू किया है, नंगे पैर डॉक्टर, यानी ये अपने साइकिल से, स्कूटर से, मोपेड से जाएं, छोटे छोटे गांव हैं यहाँ पर लोगों का इलाज करें, उनको कुछ एक निश्चित उनका एक पेमेंट बनाया जाए कि इतना अगर आप इतने पेशेंट्स देखते हैं तो उनको इतना पैसा मिलेगा। गाँव वाले खुद भी थोड़ा अगर बिल्कुल सामान्य पैसा उनको देना है वो दे सकते हैं। उनको एक पेशेंट को 10-5 किलोमीटर लेकर के आने से अच्छा उनके घर में पहुंच गया डॉक्टर, 1 घंटे 2 घंटे इस गांव में, 2 घंटे दूसरे गांव में, उसको जो भी उसके खर्चे होते हैं डॉक्टरों को उसको कंपनसेट किया जाए, तो घर घर आपको जिसको कहते हैं बेयरफुटेड डॉक्टर पहुंच सकते हैं। अभी देखिए दोस्तों, गांव से जो पलायन होता है शहरों में, ये बहुत हद तक लगभग 25% तो रोका जा सकता है, बिल्कुल सामान्य कृषि से ही, कृषि आधारित कुछ कार्य करके, कृषि के बाद के जो कार्य हैं वो वहाँ पर गांव में कराए जा सकते हैं। खाद्य प्रसंस्करण है, बहुत सारे ऐसे काम रहते हैं जिनको किया जा सकता है। इनको अगर खेती से जुड़े हुए काम देते हैं तो ये और
थोड़ी सी ट्रेनिंग दे दी जाए। टमाटर ज़्यादा हो गया, फेंक रहे हैं, 1 रुपये किलो, आधा किलो रुपये किलो चला रहा है, ये 5 रुपये का 4 किलो, 5 रुपये के 3 किलो तक टमाटर बिक जाता है मौके में। ये स्थिति ना बने। आलू, ये सब ऐसी चीज़ें दोस्तों जिनका प्रसंस्करण के लिए जो उपकरण लगता है, जो यंत्र लगते हैं, ये बहुत महंगे नहीं है, ये लगाए जा सकते हैं। ज़रूरत सिर्फ क्या है, लड़कियां हों या महिलाएं हैं और लड़के भी खाद्य प्रसंस्करण सीख करके आलू का, टमाटर का, बहुत सारी चीज़ों का, सब्जियां सुखाने का जो काम है, ईश्वर ने भारत को इतनी अच्छी धूप दी है, सनलाइट है, इससे सब्जियां सुखाई जा सकती हैं। और कुछ लोग अपने स्तर पे बेचारे कार्य कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहन नहीं मिलता है, लेकिन कार्य कर रहे हैं। वैसी पद्धतियां हैं कि जिससे सुखाया जा सकता है। सब्जियां जिस समय कम रहती हैं, बरसात के समय में कभी थोड़ी परेशानी रहती है, वो सब्जी बाद में काम आएगी। शहर से जो जुड़े छोटे जो कस्बे हैं, यहाँ रेडीमेड गारमेंट्स का काम क्यों नहीं हो सकता है? रेडीमेड गारमेंट्स में कोई बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। बड़ी कंपनियां हैं, वो छोटी छोटी एक वर्कशॉप्स बना दें छोटी जगहों में, वहाँ पर 10-20 मशीनें रखें, कपड़े सिले जाएँ वहाँ पर, और कपड़े सिलने के बाद आसपास के पहले बाज़ार में जितना बिके, नहीं तो कुछ उच्च कोटि का है, जहाँ पर उच्च कोटि के अगर कपड़ा सिलने वाले मिलेंगे, कंपनियां वहाँ पे तो उच्च कोटि का कपड़ा देंगी, और उनको लेकर के फिर बड़े शहरों में, महानगरों में जा सकता है वो कपड़ा। दोस्तों, ये रेडीमेड गारमेंट्स का काम जो है, ये अमेरिका और पूरी पश्चिमी देशों की जो कंपनियां हैं, इन्होंने चीन में ला करके रखा था, क्योंकि वहाँ पर जो लेबर है वो चीप है। वहाँ श्रमिक जो ये कार्य करने वाले कुशल कारीगर हैं, ये सस्ते हैं। और जब चीन में भी उनको जब थोड़ा सा उन्होंने ज़्यादा मांगना शुरू किया, तो उन्होंने अपने कपड़े सिलवा रहे हैं वियतनाम से। हमारे देश के लोग क्यों नहीं सिल सकते? हमारे देश के लोग जो है वियतनाम के जैसे, अगर उनको वेजेस मिलते हैं उतना उनको यदि काम करने का भुगतान मिलता है, तो हमारे यहाँ अगर रेडीमेड गारमेंट्स की विदेशी लोग कंपनियाँ खोल सकते हैं, हमारे खुद जो उद्यमी लोग हैं वो खोल सकते हैं। अब ये और एक खेती से जुड़ी एक और चीज़ है दोस्तों, ये जो फर्टिलाइज़र जो आते हैं, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, इनके उपयोग करने से उत्पादन बढ़ता है, लेकिन आप देखते होंगे अनाज या सब्जियों का जो स्वाद है वो थोड़ा सा निम्नतर रहता है। और आज दोस्तों शहरों में एक वर्ग ऐसा है जो अनाज, अभी आपको दिल्ली वगैरह में, बॉम्बे में 30 से 40-45 रुपए किलो तक आटा लोग खरीदने के लिए तैयार है। ऑर्डनरी आटा, कुछ खास बात नहीं है उसमें, शरबती गेहूँ पीस दिया गया है, जो जिसका किसान को 15-16-17 रुपये मिलता है, वो 35 रुपये और 40 रुपये किलो से वो आटा बिकता है। यदि गाँव में ये कोशिश की जाए, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, गोबर की सड़ी हुई खाद है, कंपोस्ट है, जो कुछ केमिकल फैक्ट्रीज के जो बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं, जो फर्टिलाइज़र की उसमें नहीं आते हैं, जैसे बोन हड्डियों का जो चूजे के काम करने वाली जो फैक्ट्रियाँ होती हैं, उनका आउटपुट जो उनके वेस्ट निकलता है, कई दफ़े तो बड़ी बड़ी धातु कर्म वाली फैक्ट्रियों में जो वेस्ट निकलता है वो खेती के लिए बहुत उपयोगी होता है, उनको दिया जाए, फर्टिलाइज़र ना यूज़ किया जाए। सबसे अच्छी तो उचित जो है गाय की गोबर की खाद है, वो बहुत थोड़ी मात्रा में अगर डाली जाए। और भी नई नई चीज़ें हैं, अभी सिंक की खाद, और भी कृषि में अपने देश में देशी हमारे देश के वैज्ञानिकों ने ये चीज़ें निकाली हैं कि वैसी खाद अगर डाली जाए तो उर्वरकता बनी रहती है, ज़मीन की क्वालिटी खराब नहीं होती। जो छोटे किसान हैं 2 एकड़ 3 एकड़ के, इनको यदि प्रोत्साहित किया जाए, तो पानी भी कम लगेगा, पानी कम दिया जाए, तो जो चीज़ों का जो स्वाद होता है, चाहे वो अनाज हो चाहे सब्जी हो, ये इसको देखते हुए इन लोगों को अपनी फसल का 2 गुना 3 गुना 4 गुना तक पैसा मिल सकता है। बड़े शहरों में जिनके यहाँ बूढ़े लोग हैं या छोटे बच्चे हैं, या छोटे बच्चे जिनको एलर्जी रहती है, ये एलर्जी दोस्तों कहीं ना कहीं जो कीटनाशक है या उर्वरक है, इनकी देन है। अगर इनको शुद्ध खाद का बनाया हुआ से पैदा किया हुआ अनाज या सब्जियां बच्चों को खाने मिलती हैं, या यहाँ पे रहने वाले सिर्फ घास चरने वाली जो गाय हैं उनका जो दूध होता है, ये निश्चित रूप से इसकी गुणवत्ता बहुत ऊंची होती है। ये सब काम दिए जा सकते हैं, और इनको जो भी मूल्य, ये ऊंचा मूल्य रखेंगे, उनको खरीदने वाले ग्राहक शहरों में उपलब्ध हैं।
इसके अलावा जो जैसे खाद्य प्रसंस्करण के और कई स्तर हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अब दोस्तों जो बात है, प्रमुख बात है, वो ये है कि अगर जैसा मैंने कहा कि प्रकृति से संयोग होना है, हमारा मानव समाज का प्रकृति से संयोग होना है, इसके लिए क्या है जरूरी, क्या है सड़कें यदि बनती हैं ठीक से, और यदि लोग दूरस्थ जगहों पर जा करके कार्य कर सकते हैं, फिर कार्य करके वापस आ सकते हैं, या वहाँ पे पैदा होने वाला सामान सड़कों के द्वारा जो ग्राहकों को जिन्हें उन चीज़ों की आवश्यकता है उन्हें अच्छी गति से लाया जा सकता है, कम मूल्य पर, अच्छी रोड है, निश्चित रूप से गति ज़्यादा रहती है, डीजल कम खर्च होता है, एक दिन में वही आदमी 3 बार 4 बार सामान ला सकता है, जिससे मूल्य गिरता है। अगर सड़कें अच्छी हों तो लॉन्ग रन में ये अच्छा होता है। दोस्तों, हम लोग जब युवा हुआ करते थे उस समय पे योनो का एक नारा था कि पुअर कंट्रीज आर पुअर बिकॉज दे आर पुअर। गरीब देश इसलिए गरीब है क्योंकि वो गरीब है। अगर वही सड़कें बना दें तो जो टायर 25,000 किलोमीटर में फूट जाते हैं, वही टायर ट्यूब जो है वो 1,70,80,000 किलोमीटर तक चल सकते हैं। रोडों के लिए पहले पैसा चाहिए, लेकिन बाद में वो टायर उनका और जो डीजल और ईंधन जो कम खर्च होता है वो कालांतर में वो फायदा हो जाता है देश को सड़क बनाने से। अब दोस्तों, बिजली 4 से 6 रुपए यूनिट तक उपलब्ध कराई जा सकती है। वैसे उसका उचित मूल्य 6 रुपए 7 रुपए है, लेकिन यदि हम किसी तरीके से थोड़ी मोड़ी सब्सिडी कुछ चुने हुए लोगों को दे करके यदि हम ये बिजली उपलब्ध कराते हैं, तभी ये सारी बातें, नहीं तो ये सब उद्योग की बातें, ये सब इनका कोई अर्थ नहीं है। और दोस्तों, यही चीज़ गुजरात में समझ ली गई। और ये जो केजरीवाल चिल्लाता घूमता है अडानी, दोस्तों आप थोड़ा सा इंटरनेट देखते हैं या थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, आपको पता चलेगा कि अडानी मुख्यतः किन उद्योगों में है, जो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहे हैं, जिसने पोर्ट बनाया, बंदरगाह बनाया, कि अगर हमको भविष्य में भी, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को ये जानकारी नहीं होगी शायद, वैसे तो कहने के लिए हमारे पास में 300-400 वर्षों के लिए कोयला है, लेकिन कोयले की वो गुणवत्ता नहीं है। हमें अच्छे कोयले जो आने वाले समय में एक सुपर थर्मल जो पावर प्लांट होते हैं, उसके लिए जिस कोयले की आवश्यकता है वो कोयला हमारे पास कम मात्रा में उपलब्ध है। वो बहुत कम मात्रा में कोयला खर्च होता है सुपर थर्मल पावर में, लगभग आधा कोयला खर्च होता है, तो इससे बाहर से लाने की ज़रूरत है। और अडानी ने वही किया, और अडानी ने जो अभी 4,000 4,500 मेगावाट बिजली वो पैदा कर रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 साल में वो 20,000 मेगावाट बिजली देने वाला है। दोस्तों, बिजली चाहिए, उसको महंगी हो तो भी चाहिए, ज़्यादा अच्छा है कि महंगी हो लेकिन उपलब्ध हो, बनस्पत इस व्यक्त है कि आधी कीमत पे मिले, और कभी 2 घंटे आ रही, कभी 4 घंटे आ रही, कभी 6 घंटे आ रही। दोस्तों, ये मेरे कैलकुलेशंस नहीं है, हमारे देश में बहुत लंबे 4 या 5 दिन तक एक सम्मेलन चला था, संसार भर के इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित जो जितने भी विचारधाराएं थी उस सारी को आकर के यहाँ पे एक मीटिंग यूएनओ या दूसरी बॉडीज ने कराई थी, और उसमें ये बताया था कि बिजली ना होने से 145 रुपए, एक यूनिट बिजली ना होने से 145 रुपए का नुकसान होता है। ये वर्कशॉप है, लोग आए हैं, उनकी तनख्वाहें तो देना है, बिजली नहीं है, बैठा हुआ है लेबर, तो इसका जो नुकसान होता है वो 145 रुपए है। तो यदि हम बिजली 6 रुपए 7 रुपए 8 रुपए, यदि उद्योगों को 10 रुपए भी मिलती है, दोस्तों किसान इस चीज़ के लिए आज तैयार है कि थोड़ी सी सब्सिडी 4 रुपए 5 रुपए यूनिट हमको आप बिजली दो, मीटर लगाओ, जितनी बिजली हम खर्च देंगे उसका हम पैसा खर्च करेंगे, हम पैसा देने के लिए तैयार है, लेकिन थोड़ा सा आप उसको ले लें कि जब हमारी फसलों का आप कीमत तय करते हैं तो वो बिजली हमने किस दर पे खरीदी, कितनी बिजली का हमने बिल दिया है, उसको थोड़ा सा कंसीडर कर लें। और दोस्तों, ये बहुत बड़ी रकम नहीं है, ये 100 रुपये या 75 रुपये प्रति क्विंटल, 75 पैसा 1 रुपये किलो गेहूँ या चावल महंगा होकर के बिजली का बिल किसान देने को तैयार है, उसको 24 घंटे आप बिजली दीजिए, इसलिए बिजली बढ़ाना जरूरी है। और बिजली रहेगी कस्बों में, छोटी जगहों में, छोटे शहरों में, तो उद्योग वहाँ पे पनपेंगे, और
ये जो शहर की तरफ भागना है ये कम होगा। दोस्तों, एक बड़ा भावनाओं को छू लेने वाला एक गाना आप लोग सुनते होंगे, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। उसमें एक लाइन है कि अपने घर में भी है रोटी, खाए रोटी आओ। दोस्तों, गांव में रोटी नहीं है, इसलिए आदमी शहर भागता है और किन किन परिस्थितियों में वहां रहता है। कभी सड़क पे पड़ा रहता है, कभी किसी के घर में जगह मिल जाती, सीढ़ी के नीचे सो जाओ, कभी कोई दुकान वाले कह देते ठीक है भाई हमारे शेड के सामने सो जाओ। ये परिस्थितियों में किस नारकीय जीवन को जीता है गांव से आया हुआ लेबर। ये सब नहीं करना है। यदि हमारे पास हम बिजली पैदा कर सकें, उद्योगों को बढ़ावा दें कि भाई आप जो है बम्बई में कारखाना खोलने के बदले में 4 छोटी जगहों में आप वर्कशॉप्स खोल दीजिए और यहाँ पे लोग काम करेंगे। ये बिल्कुल संभव है। ये मगर ये तभी संभव है दोस्तों जब बिजली सब जगह उपलब्ध हो। अब दोस्तों, मैं जो एक बता रहा था आपसे, जरूरी था जो किसान का एक काम जो मैंने आपको कहा था, निंदाई करना। अब ये सरकार की निंदाई, आप सोचिए सरकार निंदाई कैसे करेगी। दोस्तों, जब ये संपदा आती है, किसान ने खाद फेंकी है, गेहूं का बीज भी फेंका है, कुछ दूसरे भी चीज़ें उगना चालू होती हैं, मोटी हो जाती हैं, बड़ी हो जाती है, कई दफ़े तो आपकी जो ओरिजिनल फसल है उसको खराब करने लगते हैं। कौन लोग हैं ये? समाज में कौन से लोग होते हैं? ये मुफ्तखोर, जिन्हें काम नहीं करना है। आपकी जमात में शामिल हो गए काम करने वालों के, इनको पैसे चाहिए। कभी गुंडा तत्व दादागिरी करेंगे, जिसको कहते हैं हफ्ता वसूली करना, यह सामाजिक तत्व है। तो सरकार का ये भी एक काम है। यदि कहीं पे संपदा आ रही है तो ये जो हमारा लेबर है, जिसको अगर गांव में 100 मिलता था, यहाँ 500 रुपये मिल रहा है, तो इसको कहीं 2 नंबर की शराब ना पिलाए, इसको गांजा ना पिलाने लगे, या इससे गुंडागर्दी से पैसा वसूल ना करे। इससे भी इन लोगों की रक्षा करना है। इस नींद को उखाड़ के फेंकना है। कहाँ फेंकना है? सीधे जेल की दीवार के पीछे। इन लोगों को बंद करना है। तो सरकार में इतनी दम होना चाहिए कि जो इन पर कार्यवाही कर सके। और इन पर कार्यवाही कौन करेगा? जो इनके ऊपर आश्रित नहीं है चुनाव जीतने के लिए, जो काम करता है। जो काम नहीं करेगा वो तो इन पर आश्रित है। जैसा कि मैंने अपने डेमोक्रेसी की हिस्ट्री की जो मेरी एक सीरीज है उसमें बताया है कि जो लठैत है, ये लठैत दोस्तों एक एमएलए या एक एमपी के चुनाव के लिए एक निश्चित संख्या में लठैत चाहिए, जो धमकाते हैं दूसरों को, नहीं वहाँ उस एरिया में जाने देंगे, सिर्फ हमारा एरिया या हम यहाँ पर ये रहेंगे। कई दफे जाति आधारित है, जो भी है, मगर है ये लठैत। इन असामाजिक तत्वों को निकाल उखाड़ के फेंक देना है। जातिवाद अपने आप खत्म हो जाएगा, बूथ कैप्चरिंग अपने आप खत्म हो जाएगी। तो ये असामाजिक तत्व की निंदाई करना भी सरकारों का काम है। फिर ऑफिस में आप जाकर के देखिए, आप ऑफिस में किसी कर्मचारी के सामने, टेबल के सामने खड़े हैं, उसी हमारा काम करने के उसको तनख्वाहें मिल रही हैं, उसको हमारा काम करने के लिए वहां बिठाया गया है, लेकिन वो कैसे देखेगा हमारे तरफ, जैसे तुम कहाँ से आ गए भाई, कौन हो तुम। ये जो है, इस कर्मचारी को सही जगह पे पहुंचाना है, वहां नहीं बैठने देना है। ये काम करने वाली सरकार होना चाहिए। और ये कौन होंगे? जिन्हें इन से और इनके ऊपर के अधिकारियों से कुछ नहीं चाहिए, जो चाहते हैं जनता का काम सामान्य तौर पर पूरा हो जाए। शाम को एमएलए साहब या पार्षद महोदय के घर में जो दरबार लगता है, किसी को राशन कार्ड चाहिए, किसी को कुछ चाहिए है, जिन चीज़ों से, ये छोटे छोटे चीज़ों से काफ़ी लोगों ने, केजरीवाल इसी की नेतागिरी किया। ऐसे काम यदि अपने आप होते हैं, सामान्य तौर पे होते हैं प्रक्रिया के अंतर्गत, तो कोई परेशानी नहीं है। और ये कर सकते हैं वही राजनीतिज्ञ जो ईमानदार हों और जो स्वयं भ्रष्ट ना हो, और जिनके अंदर सच्चा दर्द हो कि लोगों के काम होना जरूरी है। और वही इनसे काम करा सकता है, वही इनका भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। ये केजरीवाल के स्टिंग ऑपरेशन से भ्रष्टाचार नहीं जाएगा।
ये जाएगा जब एक दमदार आदमी बैठा हुआ है चीफ मिनिस्टर की जगह, प्राइम मिनिस्टर की जगह, जो कहेगा ये चीज़ें नहीं। और दोस्तों दोस्तों सरकारी ऑफिस में किसान होने के कारण या और भी कई कारणों से सरकारी ऑफिस का मुझे बहुत अच्छा अनुभव है। यहाँ पर जो प्रणालियाँ हैं, जो कार्य करने की तरीका है, इसमें कई बिना मतलब की बेमतलब की चीज़ें हैं। और उनकी जो प्रक्रिया के जो सुधार हैं, इनको कोई नहीं करना चाहती है आज की सरकार। क्यों नहीं करना चाहती हैं? क्योंकि इससे इनका वर्चस्व खत्म हो जाएगा। दोस्तों राजनीतिक सत्ता का महत्व सिर्फ इसलिए नहीं है कि उसका कोई आप सत्ता का उपयोग करते हैं। सत्ता का दुरुपयोग करना कितना हो सकता है, ये उसका असली आकर्षण है। इसलिए ये जो साइकिल और ये लालटेन और ये जो जितने नेता पनपे हैं इस बीच में, ये इसलिए पनपे हैं कि सत्ता का दुरुपयोग करना ये जानते हैं कि लोगों को काम ऑफिस में कई दफे तो स्पष्ट रहता है, आप कोई काम मत करिए, हमारे पास आएंगे तभी होगा, हम दलाली खाएंगे, कुछ तुमको देंगे। अब दोस्तों ये देखना है कि मोदी है कौन, और मोदी में और दूसरों में क्या फर्क है, और मोदी क्यों आपको ये चीज दे सकता है। दोस्तों एक ग्रामीण क्षेत्र में या एक शहर में कोई एक गरीब परिवार में एक व्यक्ति खुद जीवन भुगतता है सारी कठिनाइयां, सरकारी ऑफिसेस की, धन की कमी की, समाज में जो उसको स्थान नहीं मिलता है, ये सारी चीजें भुगतता है। एक आदमी उसको देखता है और फिर वो किसी को रिपोर्ट करता है। फिर ये रिपोर्टर इसकी विवेचना करने के लिए कुछ दूसरे लोगों पर आधारित होते हैं। ये लोग विवेचना करते हैं और ये विवेचनाएं जो रहती हैं, ये बहुत गोल मोल करके, तोड़ मोड़ करके, टेढ़ा मेढ़ा करके, हल्के सस्ते प्रेस में कुछ भी दिखा देंगे, कुछ भी समस्याएं बताएंगे और उसका अंत में कोई निष्कर्ष नहीं निकालेंगे। लेकिन कभी कभी कुछ जो शोध कार्य करने वाले होते हैं, इनके आधार पर शोध करते हैं कि ये ऐसी ऐसी विवेचना है और ऐसा ऐसी रिपोर्ट्स हैं, इन पर शोध कार्य होता है। ये शोधकर्ता जो होते हैं, इनके काम अच्छे रूप में निकल के आते हैं। लेकिन दोस्तों जो हमारे समाचार पत्र और जो हमारा मीडिया है, ये इस शोध का अर्थ अनर्थ करके कुछ का कुछ, क्योंकि इन्हें थोड़े से समय में थोड़े से में कुछ कहना है, तो जो चीज इनको या इनके आका लोगों को सूट करती है वैसी चीजें बता देना। और ये जो चीज आई निकल के प्रेस मीडिया या छोटी हल्की फुल्की सस्ती किताबों में या सस्ती जो विवेचनाएं हमको पढ़ के उसको लेकर के हार्वर्ड हो और चाहे आईआईएम अहमदाबाद हो, ये इन्हीं की कुछ भी उल्टी सीधे अर्थ का अनर्थ निकाल करके जो निकल के आता है, उस पे आधार पे ये अपने को हार्वर्ड का ग्रेजुएट समझने लगते हैं। ये क्या धरातल की सच्चाइयां जानते हैं? मोदी धरातल की सच्चाइयां जानता है और इसीलिए जो है नीचे से लेके अब तो वो ऊपर तक बैठा है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट फॉर लॉन्ग 12 ईयर्स, 12 साल से एक चीफ मिनिस्टर बन के बैठा है और कर रहा है अपनी मर्जी की, और सबको ठीक करके रखा है उसने, क्योंकि वो नीचे से आया था। दोस्तों अगर वो भी इसी तरीके से ऊपर आया होता, वो भी सत्ता सुख भोगता, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं, 5 साल बाद हार जाते, फिर 5 साल बाद फिर आ जाते। ये उसका उद्देश्य नहीं है। उसके दिल में सच्चा दर्द है, उसने गरीबी देखी है। और दोस्तों अभी जो युवा वर्ग है, इसको थोड़ा सा एक समझने की कोशिश करें। सभी के अंदर है, ग्रेजुएशन करेंगे, एमबीए कर लेंगे, इधर चल जाएंगे। दोस्तों मेरे एक सन 90 में मैंने कार खरीदी थी, तब से मेरे दोस्त लोग मेरे साथ कार में रहते हैं। कई बार ऐसा हुआ, कई लोग बोलते ये देखो साला रिक्शे वाला कैसे चला रहा है, ये देखो साला पैदल वाला कैसे चल रहा है। तो मैंने बोला क्यों भाई, उनको रोड पे नहीं चलना है क्या? नहीं ना, वो साले टैक्स तो अपन लोग देते हैं, रोड तो अपन। हमने बोला कि अपने टैक्स से रोड बनती है, लेकिन ये वो लोग हैं जो रोड बनाते हैं।
टैक्स वैक्स सब रखा रह जाएगा, पैसा सब रखा रह जाएगा। ये हमारी रोडें बनाएंगे, ये हमारे घर बनाएंगे। तो दोस्तों, जो हमारी रोड बनाते हैं, जो हमारे घर बनाते हैं, उनको भी घर चाहिए। और दोस्तों, ये चुनाव सबका भविष्य तो बनाएगा ही। ये जो लोग हैं जिन्होंने दूसरों के घर बना दिए और सड़क पे सोते हैं, इन्हें इन्हें भी, ये हमारे भाई हैं, इन्हें अवसर नहीं मिले, लेकिन एक कम से कम एक मनुष्य जीवन के लिए, इंसान के जैसे रहने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत है और ये हमें उन्हें देना है। हम इतने स्वार्थी न बने कि हम वोट देने नहीं गए, या वोट दे रहे हैं कहीं जाति के आधार पे या दोस्ती के आधार पे, नहीं आइया हमारे परिवार में। दोस्तों, एक बार ये परिवर्तन लाइए, 5 साल बाद आपको फिर मौका मिलेगा। एक बार ऐसा परिवर्तन लाइए जिसमें सबका भला हो। कभी किसी दुष्प्रचार में मत आइए। अडानी और अंबानी, अरे ऐसे कितने अडानी अंबानी क्या नरेंद्र मोदी को डिगा सकते हैं? दोस्तों, ये जितने उद्योगपति कहते हैं, ये उद्योगपति का काम करता है। उद्योगपतियों की हिम्मत नहीं है कि मोदी से बिना समय मिल लिए ये मिलने चले जाए। जनता दरबार में तो मोदी आके बैठ जाएगा, लेकिन और मोदी इतना भोला नहीं है, हमेशा पूरी संदेह की दृष्टि से देखेगा। अगर कोई लोग जो पहले से सुविधा भोगी हैं या आए हैं, तो वो इतना उसको बेवकूफ़ नहीं बना पाता है कोई। और अगर सही काम है वो बढ़ावा देता है। और उसकी जो मुख्य, दोस्तों, कभी भी हम अपने वर्ग को कभी नहीं भूल सकते, चाहे हम कितने भी ऊंचे चले जाएं। अगर हमारे अंदर ईमानदारी, तो हम अपने वर्ग को कभी नहीं भूल सकते। उसके दिमाग में वो चलता है। अब ये जो रास्ता है कि या तो सरकारी खजाने से बांट दो और फिर बैठे रहो, न सड़कें हैं, न बिजली है, न कुछ है, या दूसरा रास्ता ये है कि भाई जो ये गरीबों की किस्मत, गरीबों की स्थिति सुधारने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, उन चीज़ों का उत्पादन बढ़े। कुछ मध्यम वर्गीय लोग उसका उपयोग करेंगे, टैक्स देंगे, उनकी इनकम बढ़ेगी तो कुछ और इनकम टैक्स भी आएगा। फिर इससे इनके सुधार, और फिर भी मुफ्त में मत बांटो, इन्हें अवसर प्रदान करो। तो ये देखो दोस्तों, ये देखना है कि जो मूलभूत जो परिवर्तन जो है, बुनियादी जो ढांचे में जो परिवर्तन होना है, ये कांग्रेस सरकार नहीं करेगी, ना इनकी पालकी ढोने वाले, साइकिल वाले, हाथी वाले और भी बहुत से, और ये कम्युनिस्ट, ये सारे, ये कोई भला नहीं कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के अब अपना खुद का निर्णय लें, दूसरों को समझाएं, दूसरों को शिक्षित करें। आपके पास ये सुविधा उपलब्ध है कि आप ये बात सुन रहे हैं, मनन करिए। अगर मेरी बातों में आपको सच्चाई नहीं दिखती है, कोई बात नहीं है, आप अपने रास्ते चलिए, कोई बात नहीं है। लेकिन ये मेरी बात है, जब आपको अच्छी लग रही है, आपको अपील करती है, तो ये खुद आपस में चर्चा करें और प्रयास करें कि इस सब 2014 में कुछ परिवर्तन आए। दोस्तों, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ और मैं तो पूरा विश्वास करता हूँ कि परिवर्तन आने वाला है। आप भी अगर अच्छी भावनाओं से लगेंगे और थोड़े से अपने तरफ से जो हो सकता है। दोस्तों, आखिरी में मैं एक रविन्द्रनाथ टैगोर की कविता है, उससे मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। रविन्द्रनाथ टैगोर ने, पहले मैं आपको बंगाली में उसको बोल देता हूँ, उसके बाद में हिंदी में उसका बताऊँगा। के लोइबे मोर कार्य, कहे संध्या रवि, सुनिए जगत रहे निरुत्तर छवि, माटीर प्रदीप छिलो से कहलो स्वामी, हमारे जेठ को सत्य ओरिबो तामी। इसका अर्थ है दोस्तों कि जब सूर्य डूब रहा था तो उसने पूछा कि अब तो अंधकार हो जाएगा, मेरा कार्य कौन करेगा? इसको सुनकर सारा, सुनिए जगत रहे निरुत्तर छवि,
किसी के पास कोई जवाब नहीं था। एक मिट्टी का दिया था। उसने कहा कि स्वामी, जितना मुझसे बनेगा उतना मैं करूँगा। आपसे भी हम सूर्य नहीं हो सकते। हमारी हैसियत नहीं, हमारी औकात नहीं है कि हम सूर्य बन जाएं। लेकिन एक मिट्टी का दिया बनकर एक गरीब के घर में प्रकाश कर सकते हैं। एक बच्चा पढ़ रहा है उसके घर में, उसके लिए हम प्रकाश कर सकते हैं। एक आदमी बीमार है जिसकी परिचर्या की जाना है, उसके घर में हम दिया बन सकते हैं। कभी बड़े काम करके ही आप बड़े बनेंगे ऐसा कभी मत सोचिए दोस्तों। छोटे काम करके भी बड़े बनते हैं। और ये आपको 5 साल में एक बार करना है। थोड़ा जो भी लोग हैं आसपास उनको शिक्षित करें और इस परिवर्तन लाने में सहयोग करें।